नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी मल्होत्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर औरैया से है। औरैया के फुफुन थाना क्षेत्र के मुरैना गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने कथित तौर पर शराब के नशे में एक ऑटो में आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि ऑटो पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक आशीष उर्फ छोटू पांडे इसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। फिलहाल आग लगाने की वजह साफ नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर हिमाचल से है, जहां शिमला के राम मंदिर हॉल में मुस्लिम लड़की के निकाह को लेकर विवाद तेज हो गया है। हिंदू संघर्ष समिति ने कड़ा विरोध करते हुए प्रदर्शन और मुंडन की चेतावनी दी है। वहीं सूद सभा का कहना है कि यह सिर्फ हॉल है, मंदिर नहीं, और यहां पहले भी मुस्लिम परिवारों के कार्यक्रम होते रहे हैं। 11 अप्रैल को एक और शादी प्रस्तावित है और बढ़ते विवाद के बीच आज 3 बजे अहम बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब देखना होगा इस विवाद पर क्या फैसला सामने आता है। एक पहले तो कल हमारे पास जो है हिंदू संघर्ष समिति वाले आए थे, तो उनकी भावनाओं की कदर करते हुए आज हमने अपनी कार्यकारिणी समिति जो है मैनेजिंग कमेटी सूद सभा शिमला की, उसकी आज मीटिंग कॉल करी हुई है 3 बजे। तो सारा प्रोग्राम तो उसी टाइम पे बताया जाएगा, पर लेकिन निर्णय भी वहीं पे दिया जाएगा। पर लेकिन हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, चाहे हिंदू समाज की हो चाहे मुस्लिम समाज की हो। रूटीन में हमारे पास जो है इस टाइप की शादियां पहले भी होती रही हैं और बुकिंग जो है ऑफिस हमारा ओपन है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। वहां पे इन्होंने बुकिंग जो है 11 दिसंबर 2025 को करवा रखी थी, 11 अप्रैल के लिए बुकिंग, क्योंकि उन्होंने अभी बताया, क्योंकि अभी उनको बुलाया गया था कि मैं चाहता था कि उनसे मिल लें कि वो लोग कहीं बाहर से तो नहीं है। ये जो लोग हैं ये सन 47 से यहीं पे शिमला में ही इनकी है, ईदगाह में रहते हैं। लड़कियां हैं इनकी यहाँ से, लड़का जो है वो दिल्ली से आ रहा है। निकाह जो है इनका जो उन्होंने बताया है और लिखित भी हमारे को दे रहे हैं अभी कि निकाह जो है वो 2 दिन पहले ईदगाह में ही होगा। यहाँ पे सिर्फ रिसेप्शन होगी और रिसेप्शन करने का भी कारण ये है कि ये क्योंकि ये शिमला में ही यहाँ पे व्यवसाय करते हैं, तो इनके काफी जो लोग हैं, लोग खुद भी है, ऑकलैंड की लड़कियां पढ़ी हुई हैं, लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ी हुई हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ी हैं, PhD वगैरह कर रखी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम देहरादून से बच्चे इनके पढ़े हुए हैं। तो आके सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे हिंदू समाज के काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे उनको हमने इनवाइट किया है, क्योंकि उनकी ब्याह शादी में हम जाते हैं तो हमारे को भी बनता है कि यहाँ पे उनके लिए रिसेप्शन करें। तो एक भ्रम जो यहाँ पे पैदा हुआ है वो है कि राम मंदिर, विवाह राम मंदिर में नहीं हो रहा। सूद सभा शिमला एक सामाजिक संस्था है। इस सामाजिक संस्था में हम कई कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कि एक कार्यक्रम जो है वो हमारा राम मंदिर से है, जहाँ पे बहुत बढ़िया भव्य स्वरूप ले रखा है राम मंदिर ने, उसकी भी एक अपनी महिमा है। पर लेकिन उसके अलावा एक हमारा हॉल गैलरी, जहाँ पे ये शादी रिसेप्शन इस टाइप के आयोजन किए जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, चाहे वो सिख समुदाय के हों, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। वहाँ पे अपने हिसाब से वहाँ पे उनकी रिसेप्शन वगैरह पार्टी वगैरह चलती रहती है। सर मैं बेटी का फादर हूँ। ये विवाद तो बेवजह है जी, क्योंकि हम जो शादी हम कर रहे हैं वो तो सिर्फ हम एक रिसेप्शन पार्टी राम मंदिर में दे रहे हैं। निकाह वगैरह जो बोल रहे हैं, निकाह कलमा,
वो प्रोसेस तो हमारा पहले ही हो चुका होगा जी। ये तो सिर्फ हमें खाने की पार्टी दे रहे हैं और हम राम मंदिर सभा के जो है रूल फॉलो कर रहे हैं। कोई नॉन वेज वहाँ पर हम नहीं बना रहे हैं और ना कोई वहाँ पर हमारे कुक वगैरह सब हिंदू भाई हैं, बनाने वाले खाने वाले सब ज़्यादातर मैक्सिमम हिंदू भाई हैं जी। वो भी हम क्योंकि बार बार शिमला में ही रह रहे हैं तो हमारा ज़्यादा मेल जोल व्यवसाय मिलना जुलना सब हिंदू भाइयों से है, तो हमें उनके रिसेप्शन पार्टी देनी ही पड़ती है। हम शबाना है और मैं लड़की की मदर हूँ। ये मामला जो आया इसमें हमें ये बड़ा हटपटा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा भेदभाव हमारे साथ कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है और ये सबको गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। जो ये हमारा निकाह होता है वो हम पहले ही कर लेते हैं अपनी मस्जिद में। सिर्फ जो वहाँ पर हमारा राम मंदिर में हॉल में वो रखा गया है वो सिर्फ हमारा एक पार्टी है, जो सब जिसमें मुस्लिम लोग भी आएंगे, हिंदू लोग भी हमारे गेस्ट हैं वो आएंगे, उनके लिए सिर्फ एक पार्टी रखी गई है और कुछ नहीं है। कोई है ये जो वेज खाना बनता है वो धर्मशाला, उसमें तो वैसे भी नहीं कोई ऐसा खाना बन सकता, तो हमारा तो वेजिटेरियन ही खाना है। बस मेरा जन्म यही हुआ, मेरे बच्चे यहीं हुए, मेरा बर्थ मैं स्कूल से यहीं पढ़ी हूँ, जैना स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, मेरी बेटी यहीं पढ़ी हैं, हम यहीं पर पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं कहीं हम बाहर से आए हैं यहाँ पर। हाँ जी, मेरा नाम गजाना है और जिस लड़की की बेटी की शादी है वो मैं उसकी चाची लगती हूँ, मेरी नीज है वो। और मेरी खुद की शादी भी राम मंदिर से हुई थी और क्या कहते हैं बारात राम मंदिर में ही आई थी। मेरा मायका जो वो बालूगंज में है और उस टाइम विजय सूद करके वो होते थे, यहाँ के मेंबर भी थे और मेरे ख्याल से वो भी प्रेसिडेंट थे उस टाइम, तो उन्होंने ही सारी प्रिपरेशन करी थी। तो ऐसा तो हमने कभी माहौल देखा नहीं जो इस चीज़ को ये नया रूप मतलब एक विवादित रूप दिया जा रहा है, ये गलत है। और शायद उन लोगों को भी मिस इन्फॉर्मेशन रही होगी कि ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता, निकाह में कोई नमाज और कलमा नहीं होता, जस्ट कुरान की कुछ आयत पढ़ी जाती है, उसके बाद कबूल है मतलब पूछा जाता है, परमिशन ली जाती है लड़के से और लड़की से। हार्डली 2 से 3 मिनट का प्रोसेस होता है और वो हमारा जो निकाह होता है वो मस्जिद में ही होता है। तो इसका निकाह भी मस्जिद में ही होगा पहले और वहाँ तो सिर्फ रिसेप्शन पार्टी है, वेलकम है, मतलब कि बारात आएगी, दैट्स इट। इसके आगे ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे ये कहा जा रहा है नॉन वेज बनेगा या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्म्स में है, वहाँ के नॉर्म्स हम फॉलो कर रहे हैं, नॉर्म्स फॉलो करके ही जब फॉलो करेंगे तभी तो हमारे को हॉल दिया गया है। मेरी 2005 में शादी हुई थी। फारुखाबाद से सनसनीखेज खबर सामने आई है। कमालगंज थाना क्षेत्र के गांधीनगर भटपुरा में जमीनी विवाद के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने न सिर्फ एक युवक को ग्रामीणों के बीच सामने बेरहमी से पीटा, बल्कि विरोध कर रही महिलाओं के साथ भी बदसलूकी और मारपीट की। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिलाओं का आरोप है कि एक महिला को पेट में लात तक मारी गई, जिससे इलाके में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मामला पूरी तरह गर्मा गया है और पुलिस की भूमिका जांच के घेरे में है। हम तो हमारे दिमाग यही हो, ये हम देखें यही हो ठाड़े माल बिद्दत मची। कौन थे वे लोग? हाँ, कौन थे वे लोग? गाड़ी मंगाई उन्हें, अब एकदम मानने लगे भाई पुलिस वाले। पुलिस वाले? हाँ। किसे किसे मारो? अब लड़का ने नाती मारो, दो नाती, अब जो लड़का मारो जाए मारो। फिर बहू गई बचाओ ने, तो उनके मार दई लात मारी? हाँ, एक के हाथ मारो। बहुन संगे भी मारपीट कर दी। और का फिर तुम फैसला करो कि तुम मानने को आए। कोई महिला पुलिस की नहीं तो? नहीं थी महिला पुलिस कोई? ऐसे मारा तरह वे? ऐसे मानने लगे आई। अच्छा, मकान को विवाद तो? हाँ। दादा क्या नाम है आपका? अमर सिंह। ये कौन सा गाँव है? ये गांधीनगर है। क्या मामला हुआ है? ये मेरी जगह है, ये जगह के पीछे है। मारो आई के मैं। किसने मारा? फैसला हुई बहुत कि ये डंडा वाले फैसला करिए, आप फैसला करिए। हमने कि चलो कोई बात नहीं, इन्हें दरवाजे में दरवाजो नहीं धर लियो,
फिर बाद में आए मारो पीटो में लोगों ने कहा कि- भैया कौन डंडा वाला? पुलिस वाले थे। पुलिस वाले थे। कितने लोग थे? हते से आदमी मारा जैसे तीन जन मारो। अब बे संग में यहाँ था भैया आए एक दो तीन मरे सब जने बिंदी पर आए। तो करीबन आए तो क्यों ना कहते तुम खाली भैया बीच में क्या कर दिया तुम कहते भैया अपनी तो मैंने गेट धर लो तुम बरो गेट तो नहीं तो किसे किसे मारा है? जा बहू है जा वाली बहू। बहू का आपकी बहू है? हाँ क्या नाम है बहू का? एक बहू हो रहेगी अंजलि। दो लोगों को मारा। किस चीज से मारा है? एक बहू और बड़ी वाली हो रही। किस चीज से मारा पुलिस ने? एक लात मारी जाके लात मारी? कटोई दे अच्छा थप्पड़ मार दिया। हाँ तो जगह एक विवाद था। हाँ बीरू के मारो बीरू वाले लोग उनके जाए पीछे आए बचरी आदमी लगे तो आई। क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है? गांधीनगर। क्या मामला है पूरा? लड़ाई कम पुलिस वालों ने आए और मारा। क्या हुआ? पुलिस वाले आए सीधे आते ही मारने लगे। आपको मारा? हाँ कितने पुलिस वाले थे? लगाड़ 2 थे और फिर बाद में 4 हो गए। आपको किससे मारा? किस चीज से मारा आपको? पुलिस वालों ने मारा। पुलिस मारो तो मारा? हाँ लात मारी थी। क्या मामला क्या था? जगह का पीछे जगह के पीछे। तो आपको क्या मारा है? लात। लात मार दी आपके। क्या मामला हुआ था? ऐसे ही जगह के पीछे हो गए लड़ाई हो गई थी। फिर क्या हुआ? और रिपोर्ट करके आए तो पुलिस आई और पुलिस ने उतरे एकदम बीरू चिपटी ही पड़े है मानने लगे है। तो जे बिंदा उर भाई तो जे सब जने पहुंच गए अपने ड्यूटी से सब पहुंच गए तो बिन्ने बिनाऊ मारो अपने पुलिस सब। अच्छा आप घर में महिलाओं को भी मारा है? हाँ किस चीज से मारा है? हाँ बिन्ने एक जो छोटी वाली है जिन्हें बीरू को बहू को लात मार दी थी। लात मार दी। बड़ी वाली को झापड़ मारा था। सब जने बिंदे थे भाई। मतलब आपकी 2 महिलाएं और एक सास को भी पीटा है? और छोटो दे रहे भाई मारा कोई बहू। नहीं तो कोई महिला पुलिस साथ में थी कि नहीं थी? कोई पुलिस वाले मारते रहे? हाँ कितने पुलिस वाले थे? आगात 2 आए थे तब गाड़ी बुलाई थी। गाड़ी बुलाई मतलब मारपीट करते रहे? हाँ तो चले गए? ले गए थे जिन्हें चले गए थे। शाहजहांपुर से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गेहूं खरीद में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है जब बीजेपी विधायक अरविंद सिंह ने रोजा गल्ला मंडी में देर रात औचक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक आड़त से करीब 180 बोरे गेहूं बरामद हुए। आरोप है कि सरकारी खरीद केंद्र पर रखने के बजाय गेहूं को आड़त पर ही रखा गया और वहीं उसकी तौल कराई जा रही थी। दिन में अधिकारी बोरों की कमी को बहाना बना रहे थे, लेकिन रात में भारी मात्रा में गेहूं मिलना सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मौके पर मौजूद अधिकारियों को विधायक ने जमकर फटकार लगाई। छापेमारी के दौरान अपर जिला अधिकारी रजनीश मिश्रा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल मामला तूल पकड़ चुका है। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। शिकायतें प्राप्त हुई थी कि सरकारी खरीद की गई है जो अपने स्थल से भिन्न स्थल पर की गई है, जिसके क्रम में माननीय विधायक जी द्वारा शिकायत किया गया। जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे डिप्टी आरएमओ को एसडीएम सदर को मौका पर भेजा गया है। यहाँ पर लगभग 180 बोरे करीब पाए गए हैं जो खरीद स्थल से भिन्न स्थल पर हैं। इसकी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और जो घटना जो भी दोषी पाया जाता है पता चल पाया कि किसने खरीदा है इसको। अभी इस चीज़ की जांच चल रही है कि इसका ये गेहूँ है। जांच के उपरांत जो भी इसमें आज दोपहर में विधायक जी आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया था। उस टाइम बता रहे हैं उनका आरोप है गुमराह किया गया कि उनके पास बारदाना नहीं है, लेकिन अब इस टाइम संबंध में विधायक जी से हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इस तरह की अगर कोई बात होती है तो 4 दिन से किसान पड़ा हुआ मंडी में, उसका गेहूँ नहीं तुला जा रहा और आड़त पे गेहूँ तुला जा रहा है, तो उसको क्या
जो भी किसान ऐसे हैं, अभी हम लोग इसका सर्वे करा रहे हैं कि कितने किसान ऐसे हैं जो यहाँ पर जिनके भी नहीं तौल की गई है। सभी का प्राथमिकता के आधार पर तौल कराई जाएगी। ठीक है। के अधिकारियों को यहाँ के जो खाद्य विभाग के जो हैं उनको मैं बता के भी गया था कि काश्तकारों का यहाँ पे जो गेहूँ पड़ा हुआ है इसको तौलने का काम किसी का 3 दिन से पड़ा, किसी का 4 दिन से पड़ा हुआ है, इसको तौल लीजिए। तो इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे हमारे पास बोरे उपलब्ध नहीं है। तो शाम के टाइम हम यहाँ पे एक काश्तकार छोड़ के गए थे, तो उसने सूचना दी कि शाम के 6:30 बजे 6-6:30 बजे यहाँ पर आड़त पे गेहूँ तौलने का काम सरकारी बोरों में हो रहा। तो हम मौके पर हम आए, तो वहाँ पर आने के बाद मैं डीएम साहब को, एडीएम साहब, एसडीएम साहब को इसकी सूचना दी कि अवैध रूप से काश्तकारों का गेहूँ ना तौल कर माफियाओं का गेहूँ तौलने का काम किया जा रहा है। तो पता चल पाया गेहूं किसका है और कितना है ये? जी, ये गेहूं किसका है पता चल पाया कुछ? ये तो नहीं पता, मगर ये विशेष बात है जो हमारे क्रय केंद्र जहाँ पे स्थापित है वहाँ पर ना तौल के आड़त पे तौलने की क्या आवश्यकता है? वो रात के अंधेरे में अधिकारियों के बजाय जनप्रतिनिधियों को ये काम करना पड़ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे? लगातार शिकायतें रोजा मंडी से आती रहती हैं इस तरीके की। नहीं, हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, हमारी जिम्मेदारी भी है कि अधिकारी भी अपना काम करें, हम लोग भी अपना काम करने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर काश्तकारों के साथ। ये गेहूं जो आड़त का बताया जा रहा है, कोई आड़त है उनका गेहूं तुला? ये मुझे जानकारी नहीं किस आड़त का है क्या है, मगर इस क्रय केंद्र पर ना तुलकर बाहर गेहूं तोड़ने का क्या कार्रवाई आगे इस तरीके का जो है ना हो, तो इसके लिए क्या कड़ी कार्रवाई की जा रही है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं। हम हमारी सरकार किसी कीमत पर ये माफियाओं का गेहूं नहीं तोड़ने देंगे और काश्तकारों का गेहूं क्रय केंद्रों पर तोड़ने का काम। आज जो पकड़ा है इसमें क्या कार्रवाई कराएंगे? इस पे कार्रवाई डीएम साहब को बता दिया, इस पे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकल 7 न्यूज में। आइए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जब भी कोई निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में होता है तो सभी दलों का समर्थन उसे मिलता रहा है। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांगल को बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला, जिसमें कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग और वोट रद्द होने की भूमिका अहम रही। कैप्टन अभिमन्यु ने यह भी कहा कि अतीत में भी कई बार कांग्रेस विधायकों के वोट इसी तरह रद्द या खारिज होते रहे हैं। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है।
देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक हैं, उनसे लगातार जो है वो जवाब मांगे गए, मीटिंग हो गई है, अब फैसला होना है। किस तरीके से देखते हैं जो गुटबाजी की चर्चा कांग्रेस में लगातार होती है, क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को? देखिए, हरियाणा प्रदेश में पिछले 2-3 राज्यसभा चुनाव का इतिहास लगभग एक ही जैसा रहा है और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हरियाणा में जो भी चुनाव किसी ने लड़ा है तो उनको समर्थन सभी पार्टियों से मिलता आया है। और इस बार भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल जी ने चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के जो पहले हमारे घोषित उम्मीदवार के अतिरिक्त वोट थे उनका समर्थन भी उनको मिला और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट्स का समर्थन भी मिला और वहीं कांग्रेस पार्टी के भी वोट सीधे सीधे क्रॉस वोट भी हुए और खारिज भी हुए। और अतीत में देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर पिछले 3 बार के इस प्रकार के चुनाव में लोगों ने पार्टी की लाइन से हट करके इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। अब एक बात तो स्पष्ट है कि लोगों का कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति विश्वास नहीं रहा और श्रद्धा नहीं रही और कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं दुविधाएं हैं, संघर्ष हैं और आज़ाद उम्मीदवार की दृष्टि से देखूं और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था उस दृष्टि से देखूं तो मैं जो कांग्रेस पार्टी के मित्र हैं जिन्होंने इस प्रकार से किसी भी रूप में सहयोग देने की चेष्टा की है तो हम तो उनका आभारी व्यक्त कर सकते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी को देखना है अंदरूनी तौर पर कि किस प्रकार से कांग्रेस में कौन कौन लोगों ने, क्योंकि आम जो चर्चा यही चल रही है कि जो नाम सामने आ रहे हैं वास्तव में वो नाम नहीं है, ये तो कोई और ही खेला, कोई और ही लोगों ने किया है। तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी विषय है वो इस खेले को कितना समझ पाते हैं और कितना इसको पिछले 2 चुनाव के बाद तीसरी बार फिर से हुआ है तो कांग्रेस के अंदरूनी विषय है वो देखते हैं कितना इसको समझ पाते हैं। समिति की बातें हुई हैं, वो जो क्रॉस वोटिंग करने वालों को नोटिस दिए गए हैं, अनुशासन समिति बैठी थी, हाईकमान को दे दिया, क्या लगता है आपको कुछ हो पाएगा? पहले का इतिहास क्या कह रहा है? पहले भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं और वही नेतृत्व जो पहले खेला में आज भी उसी प्रकार का खेला तो ये अनुशासन समिति उनकी अपनी इंटरनल मैटर है, लेकिन जो पहले हुआ है वो आगे हो जाएगा। लेकिन सर, जो विधायक जिनके ऊपर क्रॉस वोट का आरोप है उन्होंने सीधे तौर पर एक बात कही है, वो कह रहे हैं कि अपने चहेतों को बचाया जा रहा है और हमें निपटाया जा रहा है। उनका सीधे तौर पर उनके जो विधायक दल के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पर ये आरोप है कि वो उनको निपटाना चाहते हैं। पार्टी के अंदर पहले भी उनको नहीं तरजीह मिल रही, उनको सुना नहीं जाता और अब इस मौके पर उनको निपटाने की कोशिश हो रही है, तो ये आरोप है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेने की एक प्रकार से मैसेज दिया कि वो सभी विधायकों को लेकर के वो हिमाचल चले जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है और अपने वरिष्ठतम लोग जो हैं वो चुनाव के अंदर बैठते हैं कि एजेंट बन करके। अब या तो जिसने वोट दिया है या उस मतपत्र को हैंडल किया है, क्रॉस किया है या खारिज हुआ है, अब इसको देखने का काम या तो वो विधायक एक मतदाता के नाते देख सकते हैं और या जो अंदर बैठे हुए एजेंट थे उनकी नज़र में आया होगा। अब वो ये कहें कि भाई मैं इतने सारे याद कैसे करूं, ये तो खारिज होने वाले तो 5 और 4 9 थे, तो जुबानी भी याद हो जाते हैं और किसी का कुछ था तो उनको नोट करने से किसने, और वहाँ पे उनको अगर ऑब्जेक्शन भी करनी थी तो वहाँ पर भी उसका अधिकार था कि नहीं था। ये सारे विषय ऐसे हैं जो
संकेत तो ये करते हैं कि दाल में कुछ न अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां हल्की बूंदाबांदी के बीच अनाज मंडी में किसानों की गेहूं फसल को सुरक्षित रखने के लिए पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। मंडी में रखी गेहूं की ढेरियों को तरपाल से ढक दिया गया है ताकि बारिश से नुकसान ना हो। बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। अब तक मंडी में 53,575 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। मार्केट कमेटी चेयरमैन सुरेश सैनी के मुताबिक मौसम को देखते हुए सभी जरूरी इंतजाम पहले से ही किए गए हैं ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। लगातार मौसम ने करवट लिया, बदल रहा है, हल्की बूंदाबांदी की किस प्रकार प्रबंध किए गए हैं? देखिए, मार्केट कमेटी थानेसर और डीएफएससी द्वारा हैपड़ के द्वारा व्यापक प्रबंध है, जिसमें उनको किसानों को जो है तिरपाल है और हमने पानी निकासी के लिए विशेष प्रबंध किया हुआ है। अब मौसम तो एक प्राकृतिक जो है, इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हमारी मार्केट कमेटी की तरफ से पूरे इंतजाम है। अभी तक मार्केट कमेटी थानेसर के अंदर 745 जो है गेट पास इशू किए गए हैं और 617 लोगों ने बायोमेट्रिक कराई है और 53,575 क्विंटल जो है अभी तक आवक आ चुकी है और ये सिलसिला अभी जारी है और जिसमें अभी तक 9892 क्विंटल जो है डीएफएससी के द्वारा खरीद की गई है और हमारा पूरा प्रयास है कि लिफ्टिंग जो है प्रॉपर तरीके से होती रहे। आज इस संबंध में हमारे एसडीएम अमन कुमार जी, थानेसर डिवीजन के जो एसडीएम हैं अमन कुमार जी, उन्होंने बैठक ली, जिसमें ट्रांसपोर्टरों को, आड़तियों को, व्यापारियों को, मैं भी उसमें शामिल था। इसी चीज़ को फोकस किया है कि जो लिफ्टिंग है और वो समय समय पर होती रहे, तो जिससे जाम की स्थिति ना बने। और कल जो है हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी ने यहाँ शिरकत की थी। उन्होंने भी यही बताया कि जब तक मंडी चाहे कितनी बड़ी हो, अगर उठान नहीं होगा तो वो छोटी हो जाएगी और अगर छोटी मंडी भी हो, उसमें अगर लिफ्टिंग होती रहे तो वो भी बड़ी बन जाती है। तो मैं किसान भाइयों से भी यही आग्रह करूंगा कि वो अपनी फसल को सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड जो 12% मॉइस्चर है, उस फसल को लेकर ही मंडी आए और साथ के साथ अपना माल बेचें और साथ के साथ लिफ्टिंग हो। हम किसी भी व्यापारी किसान भाई को कोई समस्या नहीं आने देंगे। हमारे परचेज सेंटरों पर भी पूरी तैयारी है, हमारा सब यार्ड अमीन में है, वहाँ भी पूरी तैयारी है। लाइट पानी व्यवस्था हमने सब कर दी है और समय समय पर मैं खुद जा करके विजिट करता हूँ और व्यवस्थाओं का जायजा लेता हूँ। नई दिल्ली से बड़ी खबर, फर्जी जीएसटी के नाम पर नए और स्टार्टअप कारोबारियों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक कारोबारी से करीब 35 लाख रुपए का माल मंगाकर गबन कर लिया गया, लेकिन शिकायत के बावजूद आदर्श नगर थाना में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। हैरानी की बात यह है कि मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तक भी पहुंचा, जहां से कार्रवाई का आश्वासन मिला था। अब पीड़ित ने साफ चेतावनी दी है, अगर जल्द इंसाफ नहीं मिला तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। फिलहाल इस मामले ने कानून व्यवस्था और सिस्टम की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, मैं शक्ति होम ब्रांड का जो पंखा और कूलर बनाती है, उसका मैं सुपर स्टॉकिस्ट हूँ, स्टार इलेक्ट्रिकल्स के नाम से, और नोएडा में मेरी फर्म है।
एक ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू हमारे पास एक ऐड का कैंपेन चला था, जिस कैंपेन के थ्रू एक जय माता दी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक फ्रॉड कंपनी जो है इसने हमें रीच किया, और इसने हमें रीच करने के बाद इसने हमसे माल मंगाना शुरू किया। शुरू में इन्होंने हमसे छोटे अमाउंट का माल मंगाया और इसका इन्होंने हमें पैसा दे दिया, है ना। उसके बाद इन्होंने एक बड़े अमाउंट का माल मंगाया और इसने हमें ये बोला कि माल पहुंच जाने के बाद हम आपको पैसा दे देंगे। लेकिन माल पहुंच जाने के बाद इन्होंने हमें फर्जी चेक थमा दी, है ना, और इन्होंने हमें कोई भी पैसा नहीं दिया। उस चेक को जब हमने बैंक में लगाया तो इसके सारे चेक जो है वो बाउंस हो गए। इसके खिलाफ हमने थाना आदर्श नगर में शिकायत करी। थाना आदर्श नगर में शिकायत करने के बाद पुलिस से मुझे आश्वासन मिला कि आपका पैसा रिकवर हो जाएगा और हम इसमें कार्रवाई करेंगे। मैं लास्ट 20 दिनों से थाने के पुलिस के चक्कर लगा रहा हूँ, बीवी बच्चों के साथ सड़क पे भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक ना तो मेरे मामले में कोई कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से, और ये जो फ्रॉड गैंग है ये मेरे जैसे बहुत सारे कारोबारियों के साथ ये डेली बेसिस पे यही काम कर रहे हैं, और ये इतना कॉन्फिडेंट है कि पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस कारण से आने वाले समय में और भी लोग इसके शिकार होंगे। करीबन कितने रुपए का माल इन्होंने मंगाया था जो ये इन्होंने माल गबन किया है? इन्होंने सर हमसे 35 लाख रुपए का माल मंगाया था और उस 35 लाख रुपए में का इन्होंने हमें चेक दिया था। पुलिस की तरफ से आपकी शिकायत पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई? पुलिस ने बस हमें यह आश्वासन दिया कि आपकी शिकायत आगे बढ़ रही है और डीसीपी के पास गई है अप्रूवल के लिए। बिना डीसीपी के अप्रूवल के हम शिकायत को दर्ज नहीं कर सकते, एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये किसका कहना था? ये एसएचओ का कहना था, और एसएचओ ने हमें आश्वासन दिया था कि सोमवार तक आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन सोमवार को मुझे यह बताया गया थाने से कि आपका जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि डीसीपी ने हमें मना कर दिया एफआईआर दर्ज करने। मैं डीसीपी साहब से मिल के आया तो उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया कि वो आईओ को और एसएचओ को बुलाकर इस मामले के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। अगर आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या रूप अपनाएंगे? सर आगे तो मुझे बस माननीय न्यायालय का ही आसरा है। मैं न्यायालय जाऊंगा और वहां जाकर के अपने पिटीशन दायर करूंगा और पुलिस से एफआईआर लिखने की गुजारिश करूंगा। अगली खबर पठानकोट से है। डीएफएससी अधिकारी राज ऋषि की चेकिंग में वरुण गैस एजेंसी में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। इधर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर लोगों में चिंता का माहौल है। हालांकि केंद्र सरकार ने किसी भी कमी से इनकार किया है। इसके बावजूद गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए पंजाब सरकार ने जांच तेज कर दी है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और कार्रवाई लगातार जारी है। नहीं दिता उन्होंने एजेंसी का को आया मेरे जंप लगा रहा ना सिलेंडर सारी परिवार घुमा देगा उधर उधर अच्छा गड्डी नहीं लगी हैगी अच्छा गड्डी नहीं सारी आई वैसे ही ले जाने अच्छा एजेंसी ਉਹ ਪਰਲੀ ਚ ਗਏ अच्छा होम डिलीवरी नहीं दे रहे ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਹੁਣ ਗਏ ਨਾਲ ਆਪ ਹੁਣ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੋਲ ਵਗੈਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कितनी देर बाद नंबर आ रहेगा इसलिए अच्छा आज की नहीं देगी क्या अच्छा तो ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸੇ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਆਇਆ ਜੀ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਲੇਟ ਹੀ ਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ मैं ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ
DSC नंबर आया तो मैंने हफ्ता 10 दिन ऊपर 10 दिन ऊपर हो गया DSC नंबर आया। हाँ जी मैं इस बार काम किया है जेड़ा मतलब मुंडा डिलीवरी देता तो वो कहते जी मतलब कि जो सानू दे नहीं रहे आज ही मेरी सिरे गल हुई है तो मैं आपे आना है। ਉਹਦੀ DSC ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆ वो भी मैं आपे आया था मैं आपे आया नहीं हम भी नहीं ना हम से ही था एक बार मर गया कि चलो जितना रूल चलता है सारा सिस्टम मतलब कि प्रॉपर बुकिंग के नाम चल रहा है पर जो DSC नंबर आ गया है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ DSC ਨੰबर ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰਹੋ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।